तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद राजनीति के जज्बात बदल गए, राजनीति की गणित बदल गए। तीन राज्यों के बाद परिस्थितियां भाजपा के लिए क्या हैं, परिस्थितियां इंडी गठबंधन के लिए क्या हैं और परिस्थितियां देश की जनता के लिए क्या हैं, इन सभी बातों को आज इस परिचर्चा में हम लोग तय करेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। आप दोनों का स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं, अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब शुरू करते हैं तीन राज्यों में मिली इस प्रचंड जीत के बाद देश के होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां होंगी। शुरुआत करते हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से। देवेंद्र शर्मा जी, आपका पहला आकलन क्या है इस सब के लिए? आशु सर, सबसे पहले धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया है। देखिए सर, मेरा इसका आकलन यही है कि जो परिचर्चाएं चुनाव से पूर्व लगाई जा रही थी वह चुनाव के बाद लगभग सही बैठी, या यूं कहें कि उन अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ये चुनाव चला गया है। ये 5 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं, और मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के टारगेटेड राज्य थे, यानी कि हार्ड हिंदी लैंड के जो राज्य थे, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से यही भाजपा जो है अपना मंथन जो आजमाइश कर रही थी, यह भाजपा ने सफलता पाई है। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि भाई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में फाइट हो सकती है, कोई भी एक राज्य इधर उधर हो सकता है, लेकिन परिणाम हम सबने देखे हैं। अभी इन परिणामों का जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा, ये बहुआयामी परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला परिणाम, जो विपक्ष का इंडी गठबंधन था, जिसे वजूद में लाने के लिए प्रयास हो रहे थे, उससे अब प्रयास में लाने के लिए कहीं ज्यादा विपक्षियों को, भाजपा विरोधियों को कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। और या यूं कहें कि कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने आप को एक बड़ा दल मान करके क्षेत्रीय दलों को तवज्जो नहीं दे रही थी, अब यदि भाजपा के सामने विरोधी और विपक्षी दलों को गठबंधन बनाकर विशेष रूप से कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, तो क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करना पड़ेगा। और इस बात को कहने में मुझे कोई आशंका नहीं है कि कांग्रेस को यदि अपना और विपक्ष के रूप में विपक्ष का वजूद बचाना है भाजपा के सामने, क्योंकि जिस तरह से भाजपा जीत पर सवार हो रही है, 24 उसके लिए बहुत कठिन नहीं दे रहा है। वजूद बचाने के लिए कांग्रेस को नीचे झुककर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी इंडी गठबंधन बन पाएगा और कुछ फाइट दे सकते हैं। ठीक, बैरागी जी, आप इस जीत को किस तरीके से देखते हैं? इसके मतलब जो पहला आकलन आपका कैसा है इसके? मेरा मानना यह है आशु भटनागर जी कि बीजेपी ने अपेक्षा से अधिक जीत हासिल की है, खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो सभी को ये लग रहा था कि शायद भूपेश बघेल वापस लौटेंगे, और राजस्थान में एक हाइप बनाया गया था इस तरह का कि अशोक गहलोत जादूगर हैं, और उन्होंने जो हाल ही में कुछ रेवड़ियां बांटने की घोषणा करके रसोई गैस सिलेंडर सस्ता करके और कुछ ऐसी योजनाएं लाकर जो माहौल बनाया था, उससे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए राजस्थान की राह भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन चुनाव नतीजों ने उन सभी आशंकाओं पर पानी फेर दिया और बीजेपी अभूतपूर्व रूप से काफी मजबूत होकर उभरी है। इसका जो प्रभाव है वो अगले लोकसभा चुनाव पर, जो हमारे अब बिल्कुल सर पर खड़े हैं, उन पर आने की पूरी
मतलब इन चुनावों का पूरा प्रभाव उस पर आएगा। और हम ये देखेंगे कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल जो इंडी नामक एक गठबंधन बना रहे थे, मतलब मुझे जो कल सबसे पहला इसका प्रभाव ये लगा कि इस चुनाव में भाजपा की जीत ने इंडी अलायंस जो अभी अपने गर्भ में है, जो बना नहीं है, गर्भ में है, उसकी भ्रूण हत्या कर दी है। भाजपा की इस अप्रत्याशित जीत ने उस इंडी अलायंस की भ्रूण हत्या कर दी है और इनके मनोबल को किसी हद तक बहुत कमजोर कर दिया है विपक्षी दलों के। हालांकि ये लोकतंत्र और एक संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का खत्म होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि विपक्ष में ना तो साथ चलने की इच्छा शक्ति है, सभी अपने अपने जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने 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 राज्यों में किसी दूसरी पार्टी को, खासतौर पर कांग्रेस को, कोई महत्व नहीं देना चाहती, और कांग्रेस लीडरशिप के अभाव में जो उसके लिए सबसे बड़ा इस समय संकट बना हुआ है कि उसके लीडर नहीं है, तो मैं उसके अभाव में जी एक पॉइंट को रोक रहा हूँ। हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं। आज इस रिजल्ट के फौरन बाद इंडी गठबंधन की एक मीटिंग हुई, इसमें कांग्रेस और भी कई घटक दल शामिल थे। हालांकि ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं। कांग्रेस के जो वेणुगोपाल हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीट ना देने के जो आरोप, उसके बाद स्वीकार किया कि उनसे गलतियां भी हुई हैं और वो मतलब इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इसको स्वीकार भी करेंगे। तो ये इंडी गठबंधन की एक स्थिति है। इस पर आपकी नजर क्या कहती है कि ये इसी तरीके से चल पाएंगे आगे या कोशिश ही रह जाएगी? कोई भी जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है वो कांग्रेस को अपने हिस्से में से कुछ नहीं देना चाहता। इसलिए मुझे इंडी अलायंस के मैच्योर होने की संभावना बहुत क्षीण दिखाई देती। अच्छा, शर्मा जी, आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर कि जो इंडी गठबंधन की आज बैठक हुई है, इसमें ऐसा कोई परिस्थिति है, ऐसी कोई बात? आशु सर, देखिए, ये जो इंडी गठबंधन अब जिस कांग्रेस की तरफ से चुनाव पूर्व ही लगभग तय थी, परिस्थितियां उन्होंने एक विकल्प बना के रखा यदि इस तरह के रिजल्ट आते। हालांकि कांग्रेस ने नहीं माना कि वो इस तरह से बिल्कुल सुपड़ा साफ इंडी हार्टलैंड से हो जाएगा उनका। मानिए, इंडी गठबंधन के अंदर जो अलग अलग एक दल हैं, इनको जोड़ने का जो काम करने की स्थिति में है, वह है एक बड़े दल के तौर पर, जैसे कांग्रेस के सामने की स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस यदि क्षेत्रीय दलों के साथ अपने आप को ज्यादा बांट देती है तो उसके लिए फिर लोकसभा शर्मा जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हेलो हेलो में क्षेत्र बना के रख सकती है, और यदि रिजल्ट उसके विपरीत जाते हैं तो फिर वो यही करेंगे जो अभी वेणुगोपाल कर रहे हैं। वो ये बात भी स्वीकार करेंगे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर अंडर एस्टिमेट करके आकर उसे सीट दे। 4 सीट मांगी थी समाजवादी पार्टी ने, अगर 4 सीट दे देते तो बेहतर होता। वो 4 के मुकाबले कितनी सीट आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी वोट कटवा साबित हुई है। और मैं इस बात को यहां कह के छोड़ता हूं कि ये जो बैठकों का दौर है, ये बैठकों का दौर
उस जो डेंट आया है इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा डैमेज है, उसको डैमेज कंट्रोल करने की तरफ, मान मनोबल की तरफ ये लहजा, ये शब्द लेके जा रहे हैं। फिर से जिस तरह की टूट कर बिखरा है उसको खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा सर, इस चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल कांग्रेस को लेकर के पूरी तरह आशंकित है। जहां जो विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ईगो में रख रही थी, अब ईगो का सामना करना पड़ेगा क्षेत्रीय दलों का। वह अपनी शर्तों पर पूरी तरह कांग्रेस को बैकफुट पे लेके आएंगे। ओके बैरागी जी, ये बिल्कुल अब ये जो समाजवादी पार्टी ने इतने वार प्रतिवार किए, चिरकुट से लेके और तमाम ऐसी बातें कही, इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव के समय आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भी उठाएगी कि देखिए पहले तो ये आपस में ऐसे लड़ रहे थे। वो तो सभी राजनीतिक दल जब बयानबाजी शुरू करते हैं तो उन सब गड़े मुर्दों को उखाड़ा ही जाता है जो पूर्व में हुए हैं और जिनसे कि दूसरे पर वार किया जा सके। वो सब गड़े मुर्दे आएंगे ही उखड़ कर। लेकिन परिस्थितियों के सामने गड़े मुर्दों का बहुत महत्व नहीं रहता है। ये हमने देखा है कि खूब आपस में लड़ने वाले लोग परिस्थिति अनुसार साथ साथ आए हैं। और राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र और स्थायी दुश्मन नहीं होता है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय पार्टियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में किसी दूसरे दल को, जो दूसरा दल जो है वो कांग्रेस है पूरे देश में, तो कांग्रेस को कोई स्पेस नहीं देना चाहती है। और इसीलिए इस इंडी अलायंस के होने का मुझे मतलब काफी मतलब संभावना कम दिखाई देती है कि कोई इंडी अलायंस अगर बनेगा भी तो उसमें इतने अंतर विरोध रहेंगे कि वो बीजेपी का जो मुकाबला जिस ताकत से किया जाना चाहिए उस ताकत से नहीं हो पाएगा। ओके, अब इसको इन चुनावों ने उसके मनोबल को भी तोड़ा है। इस बात को थोड़ा एक बात कही है, मैं उसका पिक करता हूँ उस चीज को। अभी बैरागी जी ने कहा था कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं और परिस्थितियों में वो चीज हो जाती है। देखिए, ये भारतीय राजनीति की एक परंपरागत टेंडेंसी रही है, एक ट्रेंड रहा है। लेकिन जो भारतीय राजनीति का नया ट्रेंड है उसमें हम एक फैक्टर को, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियों से कैसे इग्नोर कर देती हैं, और नहीं करती तो उसे कितना स्टडी कर पाती हैं, सही तरीके से स्टडी कर भी पाती है कि नहीं। देखिए, एक फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मतदाता। अब मैं इस बात को लेकर के उम्मीद भी रखता हूं, आशान्वित भी हूं, होपफुल हूं, और अच्छा भी लगता है कि भारत का मतदाता मैच्योर होकर के मतदान करता है। एक समय होता था जब पक्ष और विपक्ष के बीच आपस में तू मैं और ये सब चीजें होती थी, उस चीज को सिर्फ मतदाता वोट देकर के इग्नोर कर देता था। ये चीजें मतदाता के मत आचरण पर प्रभाव नहीं डालती थी। लेकिन अब हम इस बात को नहीं कह सकते हैं कि आज का मतदाता जो सत्ता पक्ष विपक्ष या राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आपसी तू मैं और ये जिस तरह के आचरण होते हैं वह उनके मत आचरण को प्रभावित नहीं करता है। आप देखिए, इस चुनाव के अंदर भी जो रिजल्ट आए हैं, जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहां दो तरह के प्रभाव हम देख रहे हैं। एक है दूरगामी परिणाम या समावेश सर्व सबको प्रभावित करने वाले प्रभाव, और एक है स्थानीय प्रभाव। स्थानीय प्रभाव में हो सकता है जो लोक लुभावनी परियोजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, रेवड़ी बांटना है, ये है नेताओं के अपने व्यक्तित्व है, चेहरे हैं, वादे हैं, ये हो सकते हैं, भ्रष्टाचार घोटाले हो सकते हैं। लेकिन जो सर्वव्यापी प्रभाव है उनमें मतदाता ने सर्वव्यापी प्रभाव को भी देखा है, जिनमें हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म को बराबर गाली दिए जाना। हिंदू मतदाता, अब वो बात नहीं है कि सिर्फ विकास के मुद्दों पर, अब जो मेजॉरिटी मतदाता है वह अपने धार्मिक जो पिंच है उनको भी विकास के साथ जोड़ के चलता है, यानी कि विकास के साथ साथ उसने सांस्कृतिक विकास को भी इंगित किया है। दूसरा आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह इमेच्योरिटी तरीके से एक बिल्कुल निम्न स्तरीय परिचय दिया, पनौती कह करके उसको, तो
इसको भी मतदाताओं ने देखा कि वो नहीं चाहते मतदाता कि इस तरह की भाषा शैली, एक राष्ट्रीय दल का नेता, राष्ट्रीय दल इस तरह के मुद्दों को ले। तो अब ये जो सर्वव्यापी प्रभाव है, इनको भी मतदाता इंगित करता है। तो जो मैं बैरागी से इस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि अब वो चीज चली जाती है परिस्थितियों के साथ, वो चली जाती है, लेकिन मतदाता उनको ध्यान रख के मैं मतदान इस करता मामले है। में एक चीज समझ रहा हूँ कि चुनाव, ये जो 2023 का चुनाव था, लोगों ने इसको लोकसभा के लिए सेमीफाइनल कह कह के मोदी की साख का प्रश्न बना दिया। और ये जो परिणाम लक्षित हुए हैं, ये एक्चुअल में 2024 की तरह सोच के ही हुए हैं, तीनों हिंदी, जो पूरी हिंदी बेल्ट। तो क्या इसका जो अगला रिफ्लेक्शन है वहां पर भी, क्योंकि जब ब्रांड मोदी ही सब जगह जीत रहा है, तो कम से कम हिंदी हार्टलैंड में तो मोदी लोकसभा में असर डालेगा। तो फिर ये मुद्दे ना मुद्दे या जो आपके आपसी क्या क्या होते हैं, ये तो मैटर ही नहीं करेंगे ना। देखिए सर, मैंने अभी इस बात को कहा है, ये तो नो डाउट कि भाजपा की तरफ से वन मैन शो हो गया है। मोदी मोदी ब्रांड है, इसे अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। विदेशी मीडिया भी अब इसको तवज्जो दे रही है। लेकिन देखिए, जो आप कह रहे हैं कि ये यदि कांग्रेस सही रणनीति से चलती या इन चीजों को नोटिस करती कि आज हिंदुस्तान का मतदाता मतदान करते समय इन प्रभावों को, इन चीजों को नोटिस करता है, या ये कह सकते हैं कि मतदाता राजनीतिक राजनीतिक समाजीकरण थोड़ा मैच्योर हुआ है भारतीय मतदाताओं का, तो कम से कम जिस राज्य में सबसे ज्यादा खुद बीजेपी जिसमें अपने आप को पीछे मान रही थी, उस राज्य को कांग्रेस बचा चुकी होती, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और ऐसा नहीं है कि मोदी के सामने चुनाव कांग्रेस नहीं जीते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, क्या मोदी ब्रांड को फेल नहीं किया हिमाचल के अंदर? तो मोदी ब्रांड है, नो डाउट, लेकिन मोदी ब्रांड को टक्कर नहीं दी जा सकती, ये मैं नहीं मानता हूं। लेकिन यहां पर मोदी ब्रांड तो भाजपा की जीत का एक पहलू है ही, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस या विपक्षी जो दल हैं, जो भाजपा विरोधी दल हैं, उनकी रणनीति और आपसी कलह, और कह सकते हैं कि मतदाता को सही तरीके से पिंच या पग पिक नहीं करना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आपके पास आ रहा हूं कि क्या वाकई इस पूरे जो चुनाव में जिस तरीके से जो इंडी गठबंधन का एक चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आपस में सब लड़ने लगे, उससे लोगों में भरोसा कम हुआ, और मोदी ब्रांड को चुनने के लिए उनके पास एक ऑप्शन था कि भाई इसे चुन लो। नहीं, भारतीय राजनीति में आज की स्थिति में हम कहें तो विकल्पहीनता की स्थिति तो बनी हुई है कि मोदी जैसा राजनीतिक शख्सियत जो है वो कोई दूसरा नहीं है। हालांकि अभी नॉर्थ ईस्ट और साउथ को हम देखें तो वहां मोदी मैजिक उस तरह से नहीं है जैसा कि उत्तर भारत में है। और इंडी गठबंधन की हम बार बार बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन अभी बना नहीं, ना उसने बनकर कोई चुनाव लड़ा है अभी तक तो वो अपने जो अंतर विरोध हैं उनको ही नहीं पाट पा रहे हैं। और ऐसा ऐसा कोई लक्षण भी नहीं है कि ये लोकसभा चुनाव आते आते बहुत मजबूत गठबंधन के रूप में आएंगे और देश के सामने कोई विकल्प पेश करेंगे, ऐसा भी नहीं लग रहा है। अभी तो यही लग रहा है कि ये लोग बीजेपी को, मोदी को चुनौती देने के लिए, बल्कि मोदी की चुनौती से पार पाने के लिए, इसे हम उल्टा कहें कि वो मोदी की चुनौती से पार पाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मैं कुछ खराब शब्दों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहता, ये मंच है सार्वजनिक। जैसे जंगल में किसी शेर के आने पर बाकी तमाम तरह के जानवर इकट्ठा होकर झुंड में खड़े हो जाते हैं उसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन शेर का मुकाबला हो नहीं पाता है। उनमें भगदड़ मच जाती है जब शेर उनकी तरफ को बढ़ता है, तो वो जुटे नहीं रह पाते हैं। यही भारतीय राजनीति में आज की स्थिति है। और जहां तक इन लोगों का सवाल है, जो लोग इंडी गठबंधन के अगुवा हैं,
वो माननीय नीतीश बाबू। अभी मैं जी। कुछ देर पहले खबर देख रहा था तो ऐसी जानकारी आ रही थी कि शायद वो 10-12 दिनों से सिनेरियो से गायब है। वो बीमार हैं या किसी रणनीति के तहत अपने आप को छिपाए हुए हैं, क्या वजह मैं है ये तो पता नहीं है। वो 1 मिनट रोक देता हूँ। ये जो चुनाव हुआ और इसमें 2 सीटों पर नीतीश कुमार कांग्रेस को हराने में, मतलब जहां वो लड़े हैं, उनकी पार्टी लड़ी है, जी वहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो जी। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार गायब है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कांग्रेस की हठ धर्मिता से या एरोगेंसी से कहीं ना कहीं आहत है। देखिए, ये तो कांग्रेस तो निशाने पर सबके है, क्योंकि इस समय जो सबसे कमजोर राजनीतिक दल है वो कांग्रेस है। लेकिन जिस दिन कांग्रेस निशाने से हट जाएगी उस दिन पता चलेगा कि इस इंडी अलायंस के जो बाकी लोग हैं वो लोग आपस में बिल्कुल एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं यही हैं कि जो हमने पिछले कुछ समय में जब जब अलायंस की सरकारें बनी हैं देश में, उस समय जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं उभर कर आई हैं और वो शीर्ष पद के अलावा किसी और पद पर समझौता करने को तैयार नहीं थे और इसलिए वो सरकारें चल नहीं पाई। चाहे वो भारत की पहली मोरारजी देसाई सरकार रही हो, चाहे उसके बाद चंद्रशेखर के नेतृत्व में, चाहे वीपी सिंह के नेतृत्व में, चाहे फिर देवगौड़ा और गुजराल जी के टाइम में जो भी सरकारें रही हैं अलायंस की, उनमें कोई भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद से कम मानता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि भगवान करे ऐसा हो जाए कि इंडी गठबंधन पूरे देश में सर्वाधिक सीटें लेकर आ जाए, उस समय कौन प्रधानमंत्री बनेगा? क्या नीतीश बाबू को स्वीकार कर लेंगी ममता बनर्जी? क्या ममता बनर्जी को स्वीकार कर लेंगे अखिलेश यादव? ये एक ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब ना आज है ना कल होगा। उस समय ठीक। अगर मैं किसी ने किसी को मान भी लिया तो कितने दिन के लिए मानेंगे? क्या पूरे 5 साल के लिए उसे समर्थन देंगे अपना? तो इसलिए इस गठबंधन की, भारत में वैसे भी गठबंधन सरकारों का भविष्य, मतलब जो इतिहास है और भविष्य है, वो अच्छा नहीं जी, अब मेरा मैं है। शर्मा जी को ला रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आपस में इनमें बड़ी रस्साकशी है, और क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट को देखते हैं, तो हिंदी बेल्ट के जो सबसे बड़े प्लेयर इस समय अखिलेश यादव हैं, उन्होंने, उनकी और कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि यूपी में तो कम से कम अखिलेश यादव कांग्रेस को स्पेस नहीं बहुत ज्यादा देंगे। भाव। हाँ। लेकिन इस चुनाव के बाद शर्मा जी, क्या वाकई ये जो मंडल की या जो जातीय जनगणना की स्थिति थी, जो मुद्दे जिसको अखिलेश यादव बहुत पीडीए कह के, पिछड़ा दलित अकलियत या अल्पसंख्यक, या उसमें बाद में उन्होंने मौका देख के अगड़े भी जोड़ने की कोशिश की, ये चलेगा या ये खत्म हो गया? और अगर ये खत्म हो गया तो फिर इसके बाद विपक्ष के पास है क्या कनेक्शन लगता है फिर? नहीं, देखिए, ये मैं आपको बताऊं आंसू जी, हर क्षेत्रीय राजनीतिक दल के पास अपना एक वोट बैंक है। हाँ शर्मा जी, आप कंटिन्यू कीजिए। शर्मा जी दोबारा पूछिए। हाँ, तो हर एक राजनीतिक दल के पास अपना कोई ना कोई वोट बैंक है। सबसे बड़े सबसे बड़ा जो वोट बैंक जिसको ये मानकर चलते हैं, जो मुस्लिम वोटर है, उस पर सबकी नजर है, सब उसको अपने पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन ये स्थिति बदली नहीं है कि मुस्लिम वोटर ये देखता है कि जो बीजेपी को उस क्षेत्र में हरा रहा होता है या
राज्य में हरा सकने की स्थिति में होता है वो उसे ही वोट करता है। इसमें और अगर वो बट जाता है, इसी पॉइंट पे अखिलेश यादव के लिए ये कांग्रेस का हारना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती तो मुस्लिम वोटर उनके पास से जाता कम से कम। निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि वो जो मध्य प्रदेश में छोटी सी अदावत हुई है कांग्रेस और अखिलेश के बीच में, वो कोई बहुत महत्व की बात नहीं थी, लेकिन अखिलेश ने शायद उसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस से इसीलिए दूरी बनाई कि उन्हें भय था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर जो है उस पर ही कांग्रेस अपना हक ना जता दे या मुस्लिम वोटर कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए उन्होंने उस लड़ाई को महत्व दिया और छिटक कर दूर हो गए, और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पेस ना देने के लिए उनके पास पर्याप्त बहाना अब है। ठीक, शर्मा जी, मैं आपको आवाज आ रही है? इसमें तो आवाज ब्रेक हो जाती है सर बहुत ज्यादा। मैं बहुत सी बातों को, सर की बातें भी नहीं सुन सका हूँ। जी, सवाल कीजिए आप। अच्छा, हाँ, मैं रिपीट करता हूँ। इस पूरी जो ये प्रचंड जीत हुई है, इसके बाद जो अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला जो फॉर्मूला था, वो चेन्नई तक वीपी सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने चले गए थे, उसको कितना झटका लगा है? क्या जातिगत जनगणना और बाकी सब बातों को इस परिणाम ने पीछे कर दिया, कमंडल मंडल में समा गया? देखिए सर, मैं इस तरह कहूँ कि अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के साथ गैर भाजपाई, गैर कांग्रेस की जो दल थे, वो एक मंडल कमंडल पार्ट 2 प्रयोग करने जा रहे थे। इन्होंने पहले ओबीसी जनगणना, कास्ट सेंसस की बात की, लेकिन हमें यहाँ ये देखना होगा इन परिणामों ने पर यादव के लिए जो पीडीए को लेकर अखिलेश यादव की किसी का, तो जो यहाँ पर जातीय गणना के नारे का और मुद्दे का असर हुआ है गैर कांग्रेस शर्मा जी का कनेक्शन आज जो है कहीं नहीं। बैरागी जी, अब अगर हम ये मान भी लें कि ये मंडल का जो इनका फॉर्मूला है विपक्ष का, ये लगभग असफल हो गया, हालांकि अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और जो बिहार की जो राजनीतिक दल है, नीतीश और लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, वो अभी इसको अपना मास्टर स्ट्रोक बनाकर इससे लड़ना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए ये कितना आसान रहेगा, या बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अहंकार में आके लोकसभा में कुछ नुकसान कर लेगी? नहीं, वो प्रधानमंत्री ने जो कल या परसों के किसी एड्रेस में ये कहा है कि मेरे लिए 4 जाति हैं, और वो हैं महिला और मजदूर, गरीब, हाँ, युवा और किसान। तो इसका मतलब यह है, उन्होंने संकेत दिया है कि वो जातिगत गणना में तो नहीं जा रहे हैं। भाजपा ऐसी कोई घोषणा लोकसभा चुनाव तक करने की संभावना नहीं दिखाई देती है कि वो इस पर कोई घोषणा करेगी। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार चीजें तय होती हैं, हो सकता है कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि उन्हें ये भी घोषणा करना पड़े। 2019 के चुनाव से ठीक पहले किसानों की मांगों के आगे झुकते हुए कृषि कानून वापस लिए गए थे, ये परिस्थिति बस चीजें थी, और यदि वो ऐसा ना करे तो हो सकता है कि उन्हें 2019 के चुनाव में काफी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता था, खास तौर पर हिंदी बेल्ट में ही।
तो ये जो चीजें हैं परिस्थिति जन्य भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इस पर बिल्कुल विचार नहीं कर रही है कि उसे जातिगत गणना करानी है। और जी जी हम्म हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल के भाषण में ये जो 4 नई जातियां बताना, ये अपने आप संकेत है कि हमको एक, हाँ, हाँ, हमको किस तरफ जाना है। इससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि ये पार्टियां जो रूटीन मुद्दों में उलझी हुई हैं, तो बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री इनसे कई किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर आगे की बात करके इनके मुद्दों को भोथरा कर देते हैं। ये वहां तक सोच नहीं पाती हैं पार्टियां, क्योंकि इनके पास जिन चीजों का इनका जो फोकस है जिन चीजों पर, वो वही हैं जो अब से 30 साल पहले भी चीजें थी, 40 साल पहले भी चीजें थी, जबकि पिछले 9-10 वर्षों में देश में एक ऐसा परिवर्तन आया है जो बीजेपी और खास तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में आया है। मैं उनको कोई विशेष पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से इंफ्रा में अभूतपूर्व विकास किया है, दूसरी चीजों के लिए वो राम मंदिर है या जम्मू कश्मीर का 370 वाला मैटर है, उन सब में जो लाए हैं उनसे ये मुद्दे अब बहुत महत्व नहीं रखते हैं। ये अलग बात है कि को फिर कोई समय ऐसा आ जाए और देश में इस तरह की पूरी मांग उठने लगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात को भी महत्व दिया जाने लगे और ये कोई बड़ा ही मुद्दा बन जाए। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें मुद्दे ऐसे लगते हैं, अब शायद जो जागरूक मतदाता जिसे हम जागरूक कह रहे हैं, वो चाहे व्हाट्सएप से प्रेरित हो, चाहे वो तमाम तरह के प्रचार से प्रेरित हो, लेकिन उसे लगता है कि इन सब बातों के अलावा हमें सोचना चाहिए कि सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, उद्योग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, देश की जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, राजनीतिक नेतृत्व कितना मजबूत है, हमारी सेनाएं कितनी मजबूत हैं, हमारे विदेशों से संबंध कैसे हैं, इन सबको लेकर भी एक जो माहौल बना हुआ है प्रदेश में, उसके सामने मुद्दे ऐसे लगते हैं जैसे बादशाह के गाने के आगे मैं बिल्कुल रामायण आपकी की बात से चौपाई। सहमत हूँ। मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि जी राजस्थान में जो संकेत जी आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि राजस्थान में जी मुख्यमंत्री योगी बालकनाथ, महंत बालकनाथ जो है, जो हमारे जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी के, उन्हीं के संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से, उनको मुख्यमंत्री की बात बनानी चल रही है। और भाजपा इसमें ये लाभ देख रही है, हम्म ये जो महंत बालकनाथ हैं ये यादव समुदाय से आते हम्म हैं। अगर वो इस पैरामीटर को कहीं ना कहीं, इस नैरेटिव को सफल साधने में सफल हो गए कि देखिए हमने एक ऐसे, मतलब एक तो महंत है, ऊपर से यादव है, हालांकि साधु की जाति नहीं होती, तो क्या वो अखिलेश यादव को नल एंड वाइड करने के लिए रणनीति बना रहे हैं? शर्मा जी बताइए। हाँ सर, इस बात को मैं इस तरह कहूंगा कि अभी कई नाम चल रहे हैं राजस्थान में। वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र शेखावत हैं, हिंद बाबा बालकनाथ की भी बात जोर शोर से चल रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बालकनाथ जी को लेकर के एक संशय है कि अखिलेश यादव को साधने के लिए, यदि यादव को साधने के लिए, यूपी को साधने के लिए राजस्थान का प्रयोग किया जाता है, तो आप बात को ध्यान रखिए कि हरियाणा और हरियाणा से सटे राजस्थान में जाट मतदाता काफी इस बात से लेकर आहत है। हरियाणा की राजनीति अभी इस बात को लेकर के घूमी हुई थी, या जाट मतदाता इसलिए भी नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गैर जाट को मुख्यमंत्री बना दिया।
और इसका पिछले चुनाव में नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। और हालांकि गठजोड़ से तो वहां पे पार्टी आ गई, लेकिन सर एक मिनट रोक रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जी 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 देखिए है क्या कि अगर ये भाजपा 3 राज्य हार जाती या इनमें से 2 हार जाती तो परिस्थिति अलग। अभी जो मोदी जी जिस कैपेसिटी में है कि भाई मेरे ब्रांड पे जीत रहे हो आप, तो भाजपा में तो कम से कम कमोवेश ऐसी स्थिति नहीं है अब जो फिलहाल ये कोई कह सके कि मोदी जी आपने ऐसा क्यों कर दिया और वैसा क्यों कर दिया। मोदी जी को बिल्कुल हाँ, तो ये जो देखिए यादव हरियाणा में भी है, यादव पश्चिम में भी है, लेकिन जो पश्चिम और हरियाणा के यादव हैं वो आपकी बात इस तरह के देखता हूँ कि पहली इसके अंदर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इतने बड़े स्टैंड पे नहीं खड़े कि वो बीजेपी को उनसे बहुत बड़ा डर है, भय है। और दूसरी बात ये देखिए, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी जो कोर वोटर होती थी समाजवादी पार्टी का यादव महासभा, अपने लिए उसे अपने फेवर में खड़ा नहीं कर सकी थी। यहां तक कि यादव महासभा से बहुत ज्यादा लोगों ने जाकर के बीजेपी फेवर में जाके बैटिंग की। तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को साधने के लिए राजस्थान से भी वो कहते हैं कि डोरे डाले जाएंगे या इस तरह का काम किया जाए या योग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंत बालकनाथ इसके योग्य नहीं है, लेकिन कम से कम जाति के आधार पर तो उसे नहीं साधेंगे, हिंदुत्व के आधार पर साधे तो एक अलग बात है। अब सवाल आता है इसके बाद कि चलिए ये तो पक्ष को साधना है या विपक्ष के खिलाफ मुद्दे बना रहे हैं। मोदी जी लोकसभा चुनाव में टिकटों के वितरण में अब कितने ओपन हैंडेड मतलब बिल्कुल फ्री हैंड खेलेंगे, सारी रणनीति उनके हिसाब से तय होगी। वो तब भी अगर इन राज्यों में इतनी जीत ना मिली होती तब भी केंद्रीय नेतृत्व खेलता तो अपने ही तरीके से, उसमें कोई ऐसा बहुत प्रभाव नहीं चलता। लेकिन कई बार ये होता है कि यदि ये 3 राज्य हार गए होते तो क्षेत्रीय छत्रप जो है वो थोड़ा सा सवार होने का प्रयास थे केंद्रीय नेतृत्व पर कि भाई हमारी बात सुनिए, आप इसलिए हार रहे हैं कि आप जो है सुन नहीं रहे हैं, आप जो है केवल अपनी चलाते हैं। लेकिन अब तो उनके पास ये बिल्कुल ही मैदान साफ है कि कोई भी सर उठाकर नहीं बोलेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी अच्छी पार्टी में जिसे निरंतर सत्ता में बने रहना हो, उसे अपने सभी लोगों की बातें सुनना चाहिए और वो सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही पूरे देश की नब्ज को पहचान सकता है, वो सभी लोगों की बात सुनेंगे और उस पर उचित निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता है, कोई भी लूज नहीं करना चाहता है, कोई भी विरोध अनावश्यक विरोध नहीं खड़ा करवाना चाहता है अपनी पार्टी में। तो मोदी जी भी नहीं चाहेंगे, अमित शाह भी नहीं चाहेंगे, जयप्रकाश नड्डा जो है वो भी नहीं चाहेंगे। वो केंद्रीय नेतृत्व सभी लोगों की बात सुनकर जो फिर उन्हें लगता है कि यही सही रहेगा, उस निर्णय तक पहुंचे हैं। ये किसी भी अच्छी पार्टी की पहचान है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये फिर मतलब मुझे इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिटलर और मुसोलिनी के बारे में जो कहा गया है इतिहास में कि उनके जो सीनियर लीडर थे, मतलब तत्कालीन राष्ट्रपति थे जर्मनी के और इटली के, उन्होंने इन्हें समझाया था कि स्थितियां ये हैं, इससे आप जो है ऐसा मत करिए। इन्होंने उनकी सुनी नहीं थी और परिणाम सबके सामने। इतिहास को दोहराने की हमें मतलब यहाँ पर वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि उन लोगों को बहुत बुरी हार और इतिहास में खलनायक के तौर पर जाना है। तो ये गलती कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी कि वो अपने छत्रपों की, अपने क्षेत्रीय नेताओं की, अपने कोऑर्डिनेट्स की बात ना सुने। उन्हें सुननी ही पड़ती है, सुननी चाहिए भी। जी बोलिए कुछ कह रहे हैं। मैं इसको ऐसे कहता हूँ सर, देखिए राजनीति के अंदर दबाव, शक्ति प्रदर्शन, बार्गेनिंग, समझौता, ये सब राजनीति के हिस्से हैं सर। ये चलते हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर। ये सारी चीजें हम देखते हैं, चुनाव में देखते हैं। लेकिन इस चुनाव में जो अभी बैरागी जिनका, मैं उस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि इस जीत ने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के भी, यानी कि जो क्षेत्रीय लीडरशिप है या
उनको लगभग उनकी धार को कुंद कर दिया है। अब वो इस तरह का दबाव जाकर के नहीं बना पाएंगे केंद्रीय नेतृत्व के सामने, या ऐसी बातें नहीं रख पाएंगे कि जो आपने बात कही कि टिकट वितरण, कि आप ऐसा कीजिए क्योंकि आपने वैसा नहीं किया तो आप चुनाव हार गए, अब हमारी बात को सुन लीजिए। तो कम से कम यहाँ पर हाथ छोटे तो कर ही दिए हैं जो हिंदी हार्टलैंड के या जो भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के लीडरशिप है उनके। यहाँ पर लोकसभा चुनाव पूरी तरह से केंद्र के हाथ में मानो कि जो अभी हम चली कुछ गई। हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि वो नारी शक्ति वंदन 30% टिकट नारियों को दिए जाएंगे, मोदी जी इसमें खेल सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो वोट परसेंट देखेंगे आप जो मिला है सभी राज्यों में, उसमें महिलाओं ने भाजपा पे बहुत भरोसा जताया है। एक बड़ी बात देखेगा सर, आज की अभी करंट न्यूज थी, मैं टीवी देख रहा था कि ये खबर आ रही है कि जो सांसद राज्यों में भेज करके एमएलए लड़ाए हैं वह सांसद ही नहीं लड़ेंगे, वो विधायक ही रहेंगे। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो 30% जो भाजपा का कोर वोटर बन चुका है धीरे धीरे महिला, मुझे लगता है कि पार्टी उनके लिए जगह सुरक्षित कर रही है, उनके लिए एक स्पेस तैयार कर रही है। ये मैं करता हूँ, इस बात को मैं बताता, लेकिन आपने सवाल किया तो क्योंकि मैंने अच्छा छत्तीसगढ़ में भी देखा है कि वहां पर भी महिला मुख्यमंत्री का दाव बीजेपी खेलने जा रही है। दरअसल उसके पीछे दो वजह हैं कि एक तो महिला मुख्यमंत्री को बनाना, उस महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक दावा है कि भाई भाजपा दावा कर सके कि देखिए हमने राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी भी है और महिला भी है। और वहाँ जो डॉक्टर रेणुका सिंह का नाम चल रहा है, उनका नाम इसलिए चल रहा है कि वो जिस गौंड समुदाय से आती हैं वो केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में गौंड समुदाय की बहुलता है और वो कई राज्यों तक उसका मैसेज जाना है। तो भाजपा जाति गिनाए और जातिगत जनगणना से इनकार करे, लेकिन जातीय महत्व को कोई नकार नहीं सकता है इस देश में। मैं उनकी जो के अंदर जाति ऐसा फैक्टर यूपी के एक नहीं जाती है। ओम प्रकाश राजभर इस बात से हमेशा सहमत रहता हूं। जब उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप जाति आधारित राजनीति करते हैं, उसने कहा जाति आधारित राजनीति इस देश की सच्चाई है और जिस दिन तक तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता रहेगा तब तक राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति करते रहेंगे। ये सच है जी। तो इससे कोई कहना सुनना अलग बात है, अंदर खाने जो रणनीतियां बनती हैं वो जातीय, लिंग और उसके हाँ उस सबको देख कर बनती हैं इसमें। ओके तो आई थिंक आज की इस परिचर्चा से कुछ पिक्चर्स बिल्कुल जो भ्रम था शुरू करते हुए कि क्या स्थिति रहेगी विपक्ष की और क्या भाजपा की आगे के रणनीतियां रहेंगी और किस तरीके से वो 2024 के लिए आगे की तैयारी सोच रही है और क्या परिणाम आने जा रहा है। मतलब अगर हम आज ये सोचें तो ऐसा लगता है कि 2024 के लिए विपक्ष के लिए और परिणाम वही है जो 23 में हम 3 जगह देख चुके हैं हिंदी बेल्ट में 3 राज्यों में। और इस हिसाब से अगर हम परिणाम को सोचें तो शायद अब की बार भाजपा 300 प्लस चली जाए। इस परिचर्चा को आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात करूंगा। मेरे दोनों जो मित्र हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचर्चा पर अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर। आपका धन्यवाद। नमस्कार।